हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। और आज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं बीएड थर्ड सेम का मैथमेटिक्स का पेपर। और क्योंकि अभी फ़िलहाल ही गुजरात यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स आ रही हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थर्ड सेम का जो पेपर होता है वो पूरा OMR बेसिस होता है। एक क्वेश्चन, उसके चार ऑप्शन, उसी में से हमें सिलेक्शन करना होता है। 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें पहले 2018 से पहले 6 से लेकर 10 तक के पूरे मैथ्स का सिलेबस कवर किया जा रहा था। बट फिलहाल 6 to 10 पूरा ही सिलेबस ले रहे हैं। बट 2018 के बाद NCERT फॉलो हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 9th और 10th का ही सिलेबस आपसे पूछा जाए। हो सकता है कि 6, 7, 8 में से भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले। ज़्यादातर 9, 10th के ही होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है 6, 7, 8 के भी देखने को मिले। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं नवंबर 2018 का बीएड का गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर सेमेस्टर 3 मैथमेटिक्स। तो वे टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वुड बी द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 3936 नियरेस्ट टू 1000 के नज़दीक? यहाँ पे हमें पता है नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000। तो 3936 4000 के नज़दीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। इन वॉट फॉर्म कैन 8 बी शोन बाय डॉट्स? 8 को अगर 8 डॉट से हम इंडिकेट करें तो कौन सा शेप बनेगा? तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने रिसर्च की चेक किया, क्योंकि 8 को आप अलग अलग डॉट के तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। हमारे मैथ्स के रूल के हिसाब से इसको आप ट्रायंगल और वैसे स्क्वायर या फिर सर्कल उसी में सेट कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आप अगर 8 डॉट को एक ही लाइन में लगाओ तो वो रेक्टेंगल शेप बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेक्टेंगल। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 19 एंड 11? 19 और 11 का एलसीएम क्या होगा? दोनों ही प्राइम नंबर है। जब भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा ही मल्टीप्लिकेशन कर दो और 19 इंटू 11 हो जाता है 209। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन द हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, और क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला क्लोज फिगर, तो उसके दो ही डायगोनल होते हैं। विच इज़ द रिफ्लेक्स एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग? नीचे में से कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है? वो एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। वैसा यहाँ पे एक ही है, 290। 180 से बड़ा, 360 से छोटा। -20 डैश -14, विच साइन इज प्लेस्ड इन दिस ब्लैंक? -20 बड़ा है या -14? तो आपको पता ही है, नंबर लाइन में जैसे लेफ्ट जाते हो नंबर छोटा होता जाता है, जैसे राइट जाते हो नंबर बड़ा होता जाता है। तो नंबर लाइन में -14 राइट साइड पे आता है, -20 लेफ्ट साइड पे आता है। तो -20 -14 से छोटा है। सो आंसर इज बी, लेस देन। What would be the simplification of 3/11 2 plus 2/11 plus 6/11? तीनों का बेस सेम है, 11 11 11, तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐड कर दो। 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11/11 दैट इज़ 1। तो सही आंसर हो गया हमारा D1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4 इन 97.421? तो यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है उसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बात है 1/10 होगी। तो यहाँ पे आपको आपका आंसर हो जाएगा 4/10। नाइन्थ क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स लेंथ? तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, ब्रेथ दी गई है, तो लेंथ निकालना बहुत ही आसान है। 2L + 2B = P, पेरीमीटर का फॉर्मूला डालोगे तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। A = 15 सेंटीमीटर, सॉरी, लेंथ = 15 सेंटीमीटर। 10th, how many notebooks will Ganpat get if 30 notebook will be distributed between Himanshu and Ganpat in the ratio of 2/3? अगर 2/3 हिस्से में बुक्स को बांटा जाए, 30 नोटबुक को, तो हर किसी के हिस्से में कितनी आएगी? गणपत के हिस्से में स्पेशली कितनी आएगी? तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो 2 + 3 हो जाता है 5। तो 5x = 30, तो x हो जाता है 6। तो गणपत का रेशियो 3 है, तो 3 इंटू
6 3 18, हाँ तो वो हो जाएगा 18। अगर इसी में हिमांशु का पूछते हैं तो 6 × 2 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे गणपत के हिस्से में आ जाएगी 18 बुक्स, दैट इज आंसर इज बी 18। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ -57 इंटू -19 प्लस 57? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, -57 -19 वो प्लस हो जाएगा, और दूसरा आप ध्यान से देखें तो 57 दोनों में कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 57 ब्रैकेट 19 प्लस 1 वो हो जाएगा 20। तो 57 टू ज़ा आप करेंगे तो 114 और एक ज़ीरो लगा देंगे तो 1140। तो ये भी आंसर हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन। ओके, इसको जूम कर दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दिखने में। ओके। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 13.2 सेंटीमीटर आर मेड फ्रॉम 330 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर? 330 सेंटीमीटर लंबे वायर में से 13.2 सेंटीमीटर के कितने वायर्स काट सकते हैं? सीधा डिवीजन है, 330/13.2 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो राइट आंसर इज C 25। What would be the mode of a data 22, 29, 27, 23, 43, 41, 27? तो मोड आपको पता है कि जो किसी सीरीज में सबसे ज़्यादा बार ऑकर हो रहा हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसको हम मोड कहते हैं। तो अगर इस सीरीज को ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर 27 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 27। If k plus 7 is equal to 16, then what is the value of 8k minus 72? यहाँ पे k plus 7 is equal to 16 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे k आपको 9 मिल जाएगा, और k को इसी इक्वेशन 8k minus 72 में डाल दोगे तो 8 9 72 minus 72 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। 15. Which angle value is 4 times of its supplementary angle? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का एडिशन 180 होना, 180 डिग्री होना। तो यहाँ पे कौन से रेशियो में आप रखोगे जिससे एक एंगल दूसरे एंगल से 4 गुना हो, इट 4 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर x है तो वो हो जाएगा 4x, x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x, तो 5x इज इक्वल टू 180। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका x आ जाएगा 36 डिग्री, तो 4x हो गया 144 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा एंगल 4 गुना है? तो यहाँ पे 36 लिखना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 36 4 गुना नहीं है, उसका 4 गुना 4x है। तो 36 इंटू 4 हो जाएगा 144, जो कि है C, जो है परफेक्टली सही आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर? तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अच्छा ये मेरा सॉल्व करना रह गया है, इसमें आंसर मैंने नहीं लिखा है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज एंड डायगोनल इज, तो ये भी काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरा रह गया है पता नहीं कैसे, बट हाँ क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और एक ट्राइंगल बनेगा, जिसको पाइथागोरस के हिसाब से डायगोनल दिया गया है, लेंथ दिया गया है, तो हाइट आप निकाल सकते हो। और हाइट निकालने के बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर ऑफ इट्स रेक्टेंगल, हाँ तो बाद में पेरीमीटर निकालने के लिए 2b+2l फॉर्मूला डालोगे तो आपको आराम से जवाब मिल जाएगा। अभी 17, विच इज़ नॉट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फॉलोइंग? कि कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल एक दूसरे के एक रूप है, एक ही जैसे दिखते हैं, तो कौन सी कंडीशन इसमें से नहीं है? एस 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 तीनों साइडें सेम होना, ए तीनों एंगल सेम होना, एस ए एस दो साइड और बीच वाला एंगल होना, और ए एस ए दो एंगल और बीच वाली साइड होना। तो ये चारों की चारों ही कॉन्ग्रुएंसी दिखाती है, तो इसमें सही आंसर सही है, बट हो सकता है इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो। एक्चुअल आंसर इसका आता है एस एस ए या फिर ए एस, दो साइड एक एंगल या फिर दो एंगल एक साइड, ऐसा जवाब हो तो वो सही आंसर है। इसमें 17 मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसके सारे ही आंसर सही है, तो इसका हो सकता है कि उस साल में ग्रेस पॉइंट मिल गया हो एक। 18, विच अमाउंट्स प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज रुपीज 126 एज पर रेट 14% ऑफ 2 years टाइम?
कि कौन सी वैल्यू का 126 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा अगर 14% ब्याज है और 2 साल का वक्त है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, PRN/100। यहाँ पे आर की जगह पे आई भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, आप जो चाहे वो करो। तो अगर इस फॉर्मूला में हमें पी ढूंढना है, मेन वैल्यू हमें ढूंढनी है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है 126। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 450 रुपये। 19, what value will get after subtracting 6 into 4/5 from 50/5? तो यहाँ पे 6 5 30 प्लस 4 दैट इज 34/5, 50/5 माइनस 34/5 तो हो जाएगा 16/5। तो ये 16/5 यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं पे आंसर नहीं है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पे देखो आप 5 3 15 प्लस 1 16/5, तो सही आंसर है ए। 20, ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। -4 पावर 4 -2 पावर 0 -1 इंटू 202, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें 2 रूल है, उसको आप याद रखोगे तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई भी नंबर का अगर 0 पावर है तो वो वैल्यू 1 होनी है, दैट इज रूल नंबर 1। चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर उसके सर पे 0 है तो वो नंबर 1 ही हो जाएगा। और दूसरा रूल ये है कि नेगेटिव का अगर इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का अगर ऑड पावर है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि -2 पावर 0 हो जाएगा 1, और -1 पावर 202 वो इवन है तो वो भी हो जाएगा 1। तो हमारे पास रहता है -4 का पावर 4, क्योंकि माइनस है और उसका 4 पावर है तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 का 4 पावर हो जाएगा 256। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी 256। 21, विच इज़ द रेसिप्रोकल नंबर ऑफ ऑपोजिट ऑफ 3.2? 3.2 को अगर ये डेसिमल में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 32/10 होगा, और उसका रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 10/32। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल नंबर विच इज़ द रेसिप्रोकल, हाँ तो 32 10/32। अच्छा, यहाँ पे मेरी गलती है, सही आंसर होगा 10/32 ऑप्शन डी। ये माइनस नहीं होगा, पता नहीं मैंने माइनस क्यों डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज द सम ऑफ द, एक मिनट यहाँ पे मेरा कुछ, विच इज़ द रेसिप्रोकल नंबर ऑफ ऑपोजिट ऑफ 3.2? नहीं नहीं नहीं, सी आंसर सही है, क्योंकि ऑपोजिट भी पूछा है। तो ऑपोजिट का मतलब पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो ये सही है, सी सही है। 22nd, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर इज 60 ईयर्स। आज की तारीख में एक माँ और बच्चे की एज का एडिशन आप करोगे तो 60 हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ बोथ एज आफ्टर x ईयर्स? तो x साल के बाद दोनों में x ऐड होने हैं, तो 60 + 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों की x साल बढ़ रही है। तो आंसर होगा 2x + 60 या 60 + 2x। What is a सर्कल? इट इज़ अ क्लोज कर्व, ओपन कर्व नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव नहीं। ये बहुत आसान था। 24, What is the probability of getting 51 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर? 50 मार्क मतलब यही मैथ्स का पेपर हो तो इसमें 51 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? तो इट इज़ अ नल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट इसको हम बोलते हैं, ये हो ही नहीं सकता। और हमें पता है कि ऐसी चीज़ जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और जो होने ही वाली है, होगी ही होगी, उसकी हम बोलते हैं ट्रू इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो यहाँ पे क्योंकि ये हो नहीं सकता तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। 25, 112 + 113 इज इक्वल टू होता है 225, और 225 15 का स्क्वायर है, तो ये भी काफ़ी आसान था। 26 में थोड़ी सी गलती है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई गलती मुझसे हुई है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ ना हो रिपीट। द नंबर्स वंस प्लेस डिजिट इज 7। मान लो किसी नंबर का वंस प्लेस जो है वो 7 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स 1 प्लेस डिजिट आफ्टर क्यूब डिट? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वंस प्लेस में डिजिट आने की क्यूब करने के बाद? तो ये ना कोई सेंस नहीं बनाता। और प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी आंसर 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है वो पूरा ही शायद एडअप ही गलत हुआ है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसके बगैर आप क्वेश्चन पढ़ो तो इट मेक्स सेंस। व्हाट इज द नंबर्स वंस प्लेस डिजिट आफ्टर क्यूब डिट, कि अगर किसी नंबर का वंस प्लेस 7 है और उसका आप क्यूब करते हो, पावर 3 करते हो, तो उसके बाद जो जवाब मिलेगा उसका वंस प्लेस क्या होगा, तो दैट मेक्स सेंस। तो मान लो कि 7 है तो 7 पावर 3 इज 343। अगर 17 भी अगर आप करोगे तो भी आपको यूनिट प्लेस में 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे C3 हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, Bhavesh salary was rupees 8,000 which was increased to 10,000, then how much was the increment of his salary? मतलब भावेश की 8,000 सैलरी थी, उसकी बढ़ के 10,000 हो गई कोरोना टाइम में, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ी? तो परसेंटेज में देखा जाए तो फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट अगर हम करें तो 10,000 में से 8,000 गए तो 2,000 रुपये बढ़े। तो 2000 को अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 25%। तो ये तो काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। इफ़ p इज इक्वल टू -2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2p³ माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप p की जगह पे -2 डालो तो आसानी से आंसर आ जाएगा, इट विल बिकम -20। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 29, व्हाट इज़ द शेप ऑफ पेंसिल विदाउट शार्पनिंग। पेंसिल को अगर हम शार्पनिंग ना करें तो उसका शेप कैसा होगा? तो बहुत सारे लोगों के बीच दिमाग में सिलेंड्रिकल आ जाता है, बट पेंसिल सिलेंडर गिनो या फिर उसका हेक्सागोन जो नटराज वाली वो शेप गिनो। अभी ट्रायंगल शेप की भी पेंसिल आने लगी है। तो ऑल ऑफ द अबव, अगर आप सिलेंडर लो, ट्रायंगल लो, वो सारे आते हैं प्रिज्म में, तो उसका बेसिक आंसर हो जाता है प्रिज्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। द बेस डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस। किसी सिलेंडर का बेस डायमीटर 14 है, उसकी हाइट 10 है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस। तो कर्व सरफेस हो जाता है 2 पाई आर इंटू एच या फिर एल। तो 2 पाई आर इंटू एच, इसमें आप 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल डालेंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। What is the method of representing number on the number line by magnifying portion with magnifying glass known as? कि उस मेथड को क्या बोलेंगे जिसमें हम नंबर को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए उसका छोटे से छोटा हिस्सा देखते हैं। तो ये 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स है जिसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। वो 3.485 है। तो पहले आप 3 दिखाते हो कहाँ पे है, बाद में 3.4 दिखाते हो कहाँ पे है, 3.45, लाइक वाइज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन उसको बोला जाता है। 32, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये भी 6, 7, 8 का मैथ्स है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन अप टू वाई एक्सिस। किसी जगह से वाई एक्सिस तक के डिस्टेंस को हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें उलझ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ये बेसिक है। वाई एक्सिस वालों को वाई कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते, उस डिस्टेंस को एक्स बोला जाता है, तो इसमें फंसने के चांसेस है, बट इट इज़ वाई कोऑर्डिनेट। उस डिस्टेंस को, उस डायरेक्शन को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। 34, विच इज ऑब्लिक आर द टू वेरिएबल्स इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे में से कौन सा है टू वेरिएबल, विच इज आर टू वेरिएबल इक्वेशन। हाँ, नीचे दिए गए में से कौन सा दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है। दो वेरिएबल मतलब दो अलग अलग अल्फ़ाबेट होना। तो पहले में एस टी है, दूसरे में पी जी है, तीसरे में एक्स वाई है, मतलब ये सारे ही दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस है। 35, whom had been defined by यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या इजाद किया था? तो यूक्लिड आप याद रखो, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, तीनों ही चीज़ें यूक्लिड ने इसमें रिसर्च किया हुआ है और बहुत आगे तक पहुंचा है, और बहुत ही बेसिक चीज़ों को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स वे में दर्शाया है। इन शॉर्ट, आसान चीज़ों को मुश्किल बनाया है यूक्लिड ने। 36,
In a correspondence between two right angle triangle, if one side and hypotenuse of one triangle are congruent to corresponding side and hypotenuse of the other triangle, the correspondence is congruence and triangle are congruent. Which congruence condition is the statement used? अगर दो ट्राइंगल है, एक साइड एक हाइपोटेनस और एक एंगल कोइंसाइड करता है, दोनों ही सेम है, तो ये कौन सी है? तो जैसा कि नाम है आर एच एस, जिसमें राइट हैंड साइड नहीं है। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस एंड एस स्टैंड्स फॉर साइड। तो ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी का स्टेटमेंट है। ओके चलो, कहाँ चले गए हम? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेप इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से कौन सा क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाला नहीं है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। काइट अगर आप देखो तो हम जब भी काइट को इंडिकेट करते हैं तो नीचे वो ट्राइंगल शेप देते हैं अलग से, तो उस शेप की वजह से वो नहीं है क्वाड्रिलेटरल। काइट की जगह पे अगर डायमंड दिया होता या फिर रोम्बस दिया हुआ होता तो ऑल ऑफ दिस आंसर आता। काइट और डायमंड में बस वो ट्राइंगल का फर्क है, बाकी सेम टू सेम फिगर है। 38 if one ray is on a line then what will be the sum of the two lines adjacent angles। अगर एक सीधी लकीर में आप बीच में कोई एरो दे देते हो, एक रे दे देते हो, एक किरण दे देते हो, तो वो दोनों एंगल का समेशन कितना होगा? इस कंडीशन को सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोला जाता है, जिसका टोटल समेशन, वो पहले लाइन थी, अभी उसको आपने काट दिया, फिर भी वो 180 ही रहेगा, 180 डिग्री ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट पेज है, उसके बाद हम मैथ्स भी करेंगे, डोंट वरी, बट इस वीडियो में नहीं, वो करेंगे हम दूसरे वीडियो में। ठीक है। Which formation is made by the set of the points lying in a plane at a fixed positive distance from a fixed point in a plane। अगर ये बोल रहे हैं कि एक ही प्लेन में किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेके एक फिगर हम बनाते हैं, तो वो फिगर कौन सी बनेगी? तो ये सर्कल की डेफिनेशन है बेसिकली। यहाँ पे प्लेन देके यूक्लिड ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बट ये बनाता है सर्कल। किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेके आप फिगर बनाते हो किसी एक प्लेन में, तो वो कौन सी बनेगी? तो वो सर्कल बनेगी। विच इज़ द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको पता ही है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होती है। तो एल बी प्लस एल बी, टू एल बी, एल एच, वैसे वो तीनों ही चीज़ें डबल हो जाती हैं। तो एल बी, बी एच, एच एल तीनों चीज़ें हैं, और डी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे माइनस आने का सवाल ही नहीं होता, और डिवाइड टू आने का भी सवाल नहीं होता, क्योंकि ये डबल है, तो यहाँ पे ये सिंगल एक लोता बी भी नहीं होगा। सो डी इज़ करेक्ट आंसर। After 41, after how many digits will be the decimal expansion 25176250 will be terminated। अभी इसको करने का एक आसान तरीका है कि 625 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के फॉर्म में आएगा। 10 के पावर के 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। तो 625 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आप उसको, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 10 के फॉर्म में ला देना है। तो अगर आप करोगे तो यू विल कम विद द आंसर ऑफ 10,000। 625 को आप 10,000 बना सकते हो, 1000 नहीं बना सकते, बट 10,000 बना सकते हो। तो 10,000 में अगर आप काउंट करो तो इट इज़ अ 5 डिजिट वैल्यू। तो अगर वो 10,000 हो रहा है तो डेफिनेटली वो डेसिमल टर्मिनेट होने वाला है। दूसरा एक आइडिया ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्मेट में है। 2 पावर m 5 पावर n, मतलब उसको 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, वैसे फॉर्मेट में। तो ये टर्मिनेट तो होगा ही होगा। कितने प्लेसेस के बाद होगा वो डिपेंड करता है कि वो क्या बन रहा है। 10 बन रहा है तो एक प्लेस के बाद, 100 बन रहा है तो 2 प्लेस के बाद, 1000 बन रहा है तो 3 प्लेस, 10,000, लाख, वैसे वो प्लेस चेंज करता जाता है। 42, which type of form the graph of px is equal to 3x plus 5 where x belongs to real numbers represent। ये इक्वेशन एम एक्स प्लस वाई फॉर्मेट में है, जो कि लीनियर इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, तो आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। 43,
In a two digit number, the digit at tens place is 7 and the sum of digits is 8 times the digit at unit place, then what is the number? यहाँ पे बोल रहे हैं कि वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 8 गुना ज़्यादा है उन दोनों के एडिशन से। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो जैसे मैंने किया है, शायद आपको दिख रहा होगा। टेंस प्लेस में 7 और यूनिट प्लेस में x, तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8x होना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 7 इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, जिसके हिसाब से हमारे आंसर हो जाएगा 71। अगर आपको इस झंझट में नहीं पढ़ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कि 7 प्लस 1 हो जाता है 8, जो यूनिट प्लेस 1 से 8 गुना है। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा एक ही नंबर है 71, तो वैसे भी आप कर सकते हो। आंसर्स को भी सीधा टैली कर सकते हो। 44, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट? कि सारी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाएं के घटने के आसार जो है उन सभी को हम ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट्स उसको हम ऐड करें, तो उसका ऑब्वियस सी बात है वो ट्रू इवेंट होना है। उस सारी घटना में से एक तो होनी ही है, तो ये ट्रू इवेंट में चला जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, एक तो घटेगा ही। इफ T3 is equal to 8, T7 is equal to 24, then T10, अच्छा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप an is equal to a plus n minus 1 into d, अगर ये वाला फॉर्मूला डाले तो आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी 0 और 4, और अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपको 10वां पद 10th टर्म विल बी 36, दैट विल बी द आंसर। 46, if m is equal to 26, x bar is equal to 36, then what will be the value of z? तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स में आता है, और मीन मीडियन मोड तीनों के बीच में एक रिलेशन है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, जहाँ पे मीडियन को हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, मोड को Z से और मीन को x बार से। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला डालोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको z की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा मुश्किल था नहीं। 47, a 3 meter long ladder leans at the wall such that its lower end remains 1.5 meter away from the base of the wall, then how much angle of measure would the ladder make with the ground? अगर 3 मीटर लंबी, ये ट्रिग्नोमेट्री में से हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि बेस से 1.5 मीटर, हाइपोटेनियस है वो 3 है, और यहाँ पे थीटा कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये काफ़ी आसान है, कॉस थीटा आप यूज़ कर सकते हो, पास वाली साइड और हाइपोटेनियस, एडजासेंट एंड हाइपोटेनियस, उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। और अगर आपको टेबल याद है तो आप आसानी से बता सकते हो कि वैल्यू विल बी 60। नाउ 48, इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cot थीटा? तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 7 cos स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर दो 4 प्लस 3 में, 4 प्लस 3 भी 7 होता है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 3 को उस तरफ लेके जाओ तो हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 1 हो जाएगा, और फाइनली ये बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 होता है? आप वैसे करो तो थीटा मिल जाएगा, उसके बाद आप cot थीटा निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको फिगर में इंडिकेट करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो एक को 1 ले लो, एक को 2 ले लो, तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो तीसरी साइड आएगी √3। तो इससे भी आप आसानी से कर सकते हो, जो आपको तेज़ी से हो सके, वो दोनों ही आंसर तरीके सही है। 49, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 4, ए सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ना जब भी ट्राइंगल की बात हो और साइड दिए गए हों तो इसमें ध्यान रखो, क्यों? क्योंकि ये 3, 4, 5 इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्यों? क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, आपको कुछ कुछ याद रखने हैं ताकि आपकी चीज़ें तेज़ी से हो। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल टचिंग ऑल द 3 साइड्स? अभी यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और उसका रेडियस हमें निकालना है।
वर्टिसेस को टच करता तो अलग होता, उसमें क्या हो जाता कि सीधा AC है वही हमारा डायमीटर हो जाएगा, बट यहाँ पे वर्टिसेस को टच नहीं करा, इन सर्कल है, मतलब ट्राइंगल के बाजू को टच करने वाला, हाँ ऐसा है ABC। तो इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखो परपेंडिकुलर हमारा है 3, बेस हमारा है 4, तो 3 प्लस 4 हो जाता है 7, 7 माइनस 5 तो हो जाता है 2, 2 अपॉन 2 तो हो जाता है 1, तो वो मिल जाएगा हमें रेडियस। तो हमारा आंसर है 1 सेंटीमीटर। 50, लास्ट क्वेश्चन। The volume of a sphere is 4 upon 3 pi centimeter cube. Then what is its diameter in centimeter? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ही दिया गया है। अगर आप देखो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर नहीं दिया, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो अगर हम सभी चीज़ों को निकाल दें तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। बट कैच ये है कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है डायामीटर, तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में आप बी टिक करके आ जाओगे, आंसर हो जाएगा गलत। हमें डायमीटर करना है जो कि होता है रेडियस का डबल, तो हमारा आंसर हो जाएगा C इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ 2018 का जो पेपर है हमारा होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं, आपका काम हो सके उतना आसान कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के पेपर सॉल्यूशन 2018 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।